हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। कल हम महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसमें आधे क्वेश्चन तो हमने कल कर लिए थे और आधे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में मुहावरा है तो सूची 2 में वाक्य प्रयोग या उनका अर्थ है, तो इनका हमें मिलान करना है। तिल का ताड़ बनाना, इस तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है बात को तूल देना, बात को तूल देना। डूबते को तिनके का सहारा, निराशा में आशा की झलक। जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना। घर का न घाट का, कहीं का न रहना। ये कहावत भी है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, तो ये होगा कहीं का न रहना। इसमें ए में आएगा 3, ए में 3 इसमें है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। तिल का ताड़ बनाना, बात को तूल देना। डूबते को तिनके का सहारा, निराशा में आशा की झलक। जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना। घर का न घाट का, कहीं का न रहना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में विलोम शब्द है। शब्दों का विलोम शब्दों के साथ हमें मिलान करना है। उद्गम, उद्गम का होता है विलय, उद्गम विलय हो गया। प्रशांत, प्रशांत का हो गया तिमिर। प्रासाद, ये महल होता है, प्रासाद का हो गया पर्णकुटी। आलोक, आलोक का हो गया, ये हमने सॉरी गलत कर दिया। उद्गम, उद्गम का हो गया विलय, उद्गम का हो गया विलय, ठीक है। और प्रशांत, प्रशांत का हो गया उद्भ्रांत, प्रशांत जो है उसका हो गया उद्भ्रांत। प्रासाद, इसका हो गया पर्णकुटी। और आलोक का हो गया तिमिर, आलोक प्रकाश होता है और तिमिर अंधकार होता है। ए में हो गया 3, ए में 3 इसमें भी है, इसमें भी है। बी में हो गया 2, बी में 2 इसमें। सी में 4 और डी में 1। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। उद्गम विलय, प्रशांत उद्भ्रांत, प्रासाद पर्णकुटी, आलोक और तिमिर। प्रासाद हम महल को बोलते हैं और एक होता है प्रासाद और एक होता है प्रसाद। प्रासाद तो होता है महल और प्रसाद होता है कृपा, कृपा। ये ध्यान रखना आप, कई बार जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य से किस क्रिया का बोध होता है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। इसमें जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाल रोटी शब्द निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसमें हमें पूछ रहा है कि दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है, तो दाल रोटी शब्द जो है इसमें द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसका समास विग्रह होगा दाल और रोटी, दाल और रोटी। इसमें जो है इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा समास है इसमें? इतरेतर द्वंद्व, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो है इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है समाहार द्वंद्व,
पहला तो हमारा हो गया इतरेतर द्वंद्व, दूसरा हो गया समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और तीसरा हो गया विकल्पक द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व। द्वंद्व समास जो है इसके 3 भेद होते हैं। पहला तो हो गया इतरेतर, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा विकल्पक द्वंद्व। और इतरेतर द्वंद्व के जो है कुछ और उदाहरण हैं, जैसे माँ बाप, माँ बाप, माँ और बाप, माँ और बाप। ऐसे ही एक हो गया राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ऐसे ही 24, इसको ध्यान से देखना, ये जो है इसमें द्वंद्व समास में आएगा, कहीं हम भूल के उसमें ना कर दे द्विगु में। 24 का होगा 4 और 20, 4 और 20, 24। ये जो थे इतरेतर द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण थे। द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, ये इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुशासन शब्द में अनुशब्दांश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी व्यंजन। इसमें हमें पूछ रहा है कि अनुशासन शब्द में अनुशब्दांश को किस नाम से जाना जाता है, तो अनु जो है ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग हमारा राइट आंसर हो गया। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और शब्द में जो है विशेषता ला देते हैं, ये जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। और प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय, प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग। ये इनकी परिभाषा थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए परिणाम, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी शोषण, ऑप्शन डी धुरंधर। हमें पूछ रहा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। परिणाम जो है ये शुद्ध है, धुरंधर ये भी शुद्ध है, और शोषण ये भी शुद्ध है। प्रशंसा जो है ये गलत है। प्रशंसा का शुद्ध रूप होगा ऐसे प्रशंसा, बहुत बार पूछा जा रहा है तो आप इसे देख लेना। प्रशंसा ऐसे है। ऐसे ही कुछ शब्द शुद्धि में 1-2 शब्द और हैं, उनको आप देख लो एक बार। एक होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी इस ऐसे लिखा जाएगा प्रदर्शनी। ऐसे ही प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रमाण में इक जुड़ते ही प्रामाणिक हो गया। ऐसे ही प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद हो गया। एक हो गया प्राणी, प्राणी में तो ई की मात्रा बड़ी आएगी और प्राणी मात्र में छोटी आएगी। प्राणी मात्र, प्राणी में बड़ी आएगी और प्राणी मात्र में छोटी आएगी। प्रदर्शनी, प्रामाणिक, प्रहलाद, ये कुछ शब्द थे जो शब्द शुद्धि में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान जो है वो अव्ययी भाव समास में होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। अव्ययी भाव समास में जो है एक तो ये पहचान है, उसमें पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें अव्यय या उपसर्ग इसका शुरू में प्रयोग किया जाता है। अव्यय या उपसर्ग का अव्ययी भाव समास में। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह आता है। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास में कोई अन्य विशेष अर्थ होता है। ये हमारे समास की कुछ परिभाषाएं थी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शुद्ध शब्द हैं? ए स्वास्थ्य,
बी सूर्य, सी मरण, डी विस्मरण, ई मतांतर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो चलो देखते हैं। स्वास्थ्य ये अशुद्ध है, सूर्य जो है ये शुद्ध है, मरण जो है ये भी शुद्ध है, विस्मरण अशुद्ध है और मतांतर ये शुद्ध है। बी, सी और ई ये शुद्ध हैं। बी, सी, ई जिस ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर है। बी, सी, ई ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। और जो ये शुद्ध शब्द कैसे लिखे जाते हैं स्वास्थ्य, इनको हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य ऐसे लिखा जाता है स्वास्थ्य, और विस्मरण नहीं होता, ये विस्मरण होता है, विस्मरण। ये शुद्ध शब्द हैं स्वास्थ्य, विस्मरण। ऐसे ही कुछ एक दो शब्द और देख लेते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं शब्द शुद्धि में। भर्तरी, भर्तृ हरि, इसमें नीचे री की मात्रा, ऊपर रे, भर्तृ हरि। ऐसे ही भर्तृष्णा, ये ऐसे लिखा जाएगा भर्तृष्णा, शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जा रहा है। ऐसे ही एक होता है महात्मा, महात्मा तो ऐसे लिखा जाता है, और महात्म्य ऐसे होगा, महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य। ऐसे ही मानवीकरण, मानवीकरण होता है वो मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण, ये देख लेना आप। ऐसे ही मुमूर्षा, मुमूर्षा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान रखना। मुमूर्षा। ऐसे ही मुहूर्त होता है, मुहूर्त, मुहूर्त। ये कुछ शब्द थे जो शब्द शुद्धि में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। केवल बी, सी और ई ये जो है शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्यांश है तो दूसरी तरफ सूची 2 में सार्थक शब्द हैं। वाक्यांश का सार्थक शब्दों के साथ हमें मिलान करना है। तो चलो देखते हैं। जो काल को जीत ले उसे बोलते हैं हम कालजयी। जो काल को जीत ले कालजयी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो होता है अनुज। रात्रि व संध्या के बीच की वेला ये होती है गोधूली वेला। जो चिंता से रहित हो वो होता है निश्चिंत। तो ए में आएगा 4, ए में 4, इसमें भी है, इसमें भी है। बी में आएगा 1, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। ऑप्शन बी तो है हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही हम कुछ एक दो और देख लगते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे ही जैसे हो गया जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो तो हो गया अनुज, और जिसका जन्म पहले हुआ हो वो हो गया अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज और बाद में हुआ हो वो अनुज। ऐसे ही जो ढका न हो, जो ढका न हो वो हो गया अनावृत, अनावृत। जो ढका न हो। ऐसे ही एक और है, इम्पोर्टेंट है, शायद कम ही पढ़ा होगा, अनेर। अनेर होगा जो जानवर किसी की देख रेख में न रहा हो। जो जानवर किसी की देख रेख में न रहा हो, ये है अनेर। इम्पोर्टेंट है, किसी पेपर में अभी हाल ही में पूछा गया था अनेर। ऐसे ही अपराहन होता है एक, अपराहन। अपराहन होगा दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। और पूर्वाहन दोपहर के पहले का समय। कुछ ये वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, ये हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे
ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द हिंदी टेक्निकल टर्म्स गिवन बिलो फॉर द इंग्लिश वर्ड ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन ए विश्वस्त, ऑप्शन बी प्रमाणिक, ऑप्शन सी प्रमाणीकृत, ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऑथेंटिकेशन का पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑथेंटिकेशन होता है प्रमाणीकरण। ऐसे ही एक होता है एडवर्स, प्रतिकूल, एडवर्स ये होता है प्रतिकूल, और एक होता है एसिलिरेशन। एसिलिरेशन, एसिलिरेशन का होता है त्वरण, एसिलिरेशन त्वरण। ऐसे ही अनुल, ANNUL इसका होता है रद्द करना। ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे, तो आप इनको एक बार देख लेना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ऑथेंटिकेशन को बोलते हैं प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध वाक्य हैं? ए आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है, बी गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, सी उसने सबों से यही बात कही, डी मेरी नाक में सूजन है, ई फिर भी उनका ही पराजय हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य जो हैं उनका चयन करना है। तो चलो देखते हैं, एक एक पे चर्चा करते हैं। आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है, ये शुद्ध है। आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है शुद्ध है। गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, इसका शुद्ध रूप होगा। उसने सबों से यही बात कही, ये भी गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा उसने सभी से यही बात कही, ये शुद्ध रूप होगा। मेरी नाक में सूजन है, ये गलत है। इसमें आएगा मेरी नाक पर सूजन है, फिर भी उनका ही पराजय हुआ, ये भी गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा फिर भी उनकी ही पराजय हुई, फिर भी उनकी ही पराजय हुई। तो यहाँ पे अशुद्ध है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है बी, सी, और ये जो है बी, सी, डी सही है। मेरी नाक में सूजन है, और ई, बी, सी और ई जो है यहाँ पे बी, सी और ई ये सही नहीं है, अशुद्ध है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, उसने सभी से यह बात कही, फिर भी उनकी पराजय हुई। मेरी नाक में सूजन है, ये सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में विलोम शब्द हैं। शब्दों का विलोम शब्दों के साथ हमें मिलान करना है। सौम्य, सौम्य का होगा उग्र, समष्टि का होगा व्यष्टि, श्यामा का होगा गोरी, और विराट का होगा क्षुद्र। ए में होगा 3, ए में 3 इसमें भी है, इसमें भी है। बी में होगा 1, और सी में 4, और डी में होगा 2। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। सौम्य, उग्र, समष्टि, व्यष्टि, श्यामा, गोरी, विराट, क्षुद्र। जो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कुछ और विलोम शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक होता है
ये तो हो गया हमारा। ऐसे ही एक होता है खल, उसका होता है सज्जन या साधु, सज्जन या साधु। ऐसे ही एक है गरिमा, गरिमा का है लघिमा, लघिमा, गरिमा का हो गया लघिमा। ऐसे ही है ग्राम्य, ग्राम्य का है नागर, ग्राम्य नागर। चतुर का हो गया मूढ़, ये विलोम शब्द हैं, चतुर का हो गया मूढ़। ऐसे ही चेतना, चेतना का विलोम शब्द हो गया मूर्छा, चेतना का मूर्छा। खल का सज्जन या साधु, गरिमा लघिमा, ग्राम्य नागर, चतुर मूढ़, चेतना मूर्छा। ये कुछ विलोम शब्द थे, इनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में विलोम शब्द हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रह गया हमारा, पारिभाषिक शब्दावली का, ये शायद ये टेक्निकल टर्म। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन इंग्लिश फॉर द हिंदी टेक्निकल वर्ड। ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है और हिंदी में। सवारी भत्ता, सवारी भत्ता को हम बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, तो चलो देखते हैं। कोप, कोप का हो गया, ये है हमारा कोप, कोप का हो गया है, कोप का हो गया है कृपा, गुप्त का हो गया है प्रकट, नश्वर का हो गया है चिरंतन और तम का हो गया है आलोक। कोप, कृपा, गुप्त, प्रकट, नश्वर, चिरंतन और तम, आलोक। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कुछ और विलोम शब्द हैं, उनको हम एक बार और देख लेते हैं। एक है जड़, जड़ का होगा चेतन, जड़ चेतन। जंगम, जंगम का होगा स्थावर, जंगम स्थावर। ऐसे ही तमस, तमस का हो गया सत्व। ये कुछ विलोम शब्द थे, इनकी हमने यहाँ चर्चा कर ली है। जड़, चेतन, जंगम, स्थावर, तमस, सत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजकल मिलान वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको देख लेना। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्यांश हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में शब्द हैं। तो चलो देखते हैं। किसी वस्तु का, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। किसी वस्तु का चौथा भाग, ये होता है चतुर्थांश। किसी वस्तु का चौथा भाग, भाग मतलब अंश, चतुर्थांश। जिसकी 4 भुजाएं हैं वो है चतुर्भुज, चतुर्भुज भुज, भुजाएं जिसकी 4 भुजाएं हैं। जिनके 4 पैर होते हैं वो है चतुष्पद, पद मतलब पैर। मास के किसी पक्ष की 16वीं तिथि वो है चतुर्दशी, दिशी चतुर्दशी, चतुर्दशी 14वीं तिथि। ए में हो गया 4, नहीं एक, ए में हो गया 3, ए में 3, इसमें भी है, इसमें है। बी में 4, बी में 4, सी में 1, सी में 1 और डी में 2। तो ऑप्शन जो है हमारा डी राइट आंसर है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश, जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, जिनके 4 पैर होते हैं चतुष्पद। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। कुछ ऐसे ही नज़दीकी वाक्यांश और के लिए एक शब्द और हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है जिंघासा, जिंघासा,
जिज्ञासा होता है किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा हो गई जिज्ञासा, जिज्ञासा। ऐसे ही जिज्ञासु, जिज्ञासु ये हो गया मारने की इच्छा करने वाला, मारने की इच्छा करने वाला, करने वाला, मारने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु। ऐसे ही जिजीविषा, जिजीविषा इसको आप देख लेना, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जा रहा है। जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा जो है ये कहलाती है जिजीविषा। और इच्छा भी शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई आएगी इसमें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगत धन ईस जगदीश शब्द निम्न में से किस संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी परसर्ग, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। हमें पूछ रहा है कि जगत धन ईस जगदीश ये कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें हमारी संधि है व्यंजन संधि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें तय जो है द में परिवर्तित हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि का नियम है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कागजी घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन बी कान पर जूं नहीं रेंगना, ऑप्शन सी एडी चोटी एक करना, ऑप्शन डी होनहार बीरवान के होत चिकने पात। हमें पूछ रहा है कि लोकोक्ति कौन सी है इसमें। सामान्यतः जिसके अंत में ना आ जाता है वो मुहावरा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जिस भी शब्द के अंत में ना आता है वो मुहावरा होता है। तो यह कागजी घोड़े दौड़ाना, कान पर जूं नहीं रेंगना और एडी चोटी एक करना ये मुहावरे हैं। होनहार बीरवान के होत चिकने पात ये जो है लोकोक्ति है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। इनके हम अर्थ भी देख लेते हैं। होनहार बीरवान के होत चिकने पात ये जो है लोकोक्ति है। इसका अर्थ है प्रतिभाशाली जो है वो व्यक्ति बचपन से ही दिख जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति बचपन से ही अपनी प्रतिभा के लक्षण दिखाता है। ऐसे ही है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना का है हवाई बातें करना, हवाई बातें करना। ऐसे हो गया कान पर जूं नहीं रेंगना, इसका है परवाह नहीं करना, परवाह नहीं करना। एडी चोटी एक करना, कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। और होनहार वीरवान के होत चिकने पात इसका है प्रतिभाशाली व्यक्ति बचपन से ही अपने प्रतिभा के लक्षण दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्य खंड है तो दूसरी तरफ सूची 2 में शब्द हैं, इनका हमें मिलान करना है। तो चलो मिलान करते हैं। जिसके शेखर पर चंद्र हो वो होगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। विष्णु का उपासक वैष्णव। जो सर्वशक्ति संपन्न है वो है सर्वशक्तिमान। शिव का उपासक शैव, तो शिव का उपासक हो गया शैव। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए में 3, ए में 3 इसमें भी है, इसमें भी है।
बी में 4 इसमें भी है, इसमें भी है। सी में 2 इसमें है और डी में 1। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, विष्णु का उपासक वैष्णव, जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान, शिव का उपासक शैव। ऐसे ही शक्ति का उपासक होता है, शक्ति का उपासक हो गया शाक्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शक्ति का उपासक हो गया शाक्त। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से आदि शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए पूर्व समस्त, ऑप्शन बी आरंभ अभ्यस्त, ऑप्शन सी इत्यादि सर्वत्र, ऑप्शन डी सूर्य समय। हमें पूछ रहा है कि आदि और आदि शब्द युग में दे रखा है। आदि छोटा दी जिसमें है उसका होता है आरंभ और बड़ा दी जिसमें होता है वो होता है अभ्यस्त। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही कुछ 2-4 और देख लेते हैं हम शब्द युग में। एक होता है अंबुज और एक होता है अंबुद और ऐसे ही एक होता है अंबुधि। अंबुज का अर्थ होता है कमल। जय का अर्थ है जन्म ले, जल में जन्म ले वो होगा कमल। अंबुद दय का होता है बादल, जो जल दे, दय का अर्थ होता है देना बादल। और धी अंबुधि, धी का होता है धारण करना, ये हो गया समुद्र। अंबुज कमल, अंबुद बादल, अंबुधि समुद्र। ऐसे ही एक है अंधकारी जिसमें ई की मात्रा छोटी है और एक है बड़ा अंधकारी जिसमें छोटी ई की मात्रा है ये तो है महादेव। और जिसमें बड़ी मात्रा है वो है भैरव राग जो है वो हमेशा बड़ा होता है। तो भैरव राग ये अंधकारी है और महादेव इसमें छोटी ई की मात्रा है। ये कुछ शब्द युग में थे जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो आप इनको भी एक बार देख लेना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये उपसर्ग, ऑप्शन ए सर्ग, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी कृदंत। ये जो उपसर्ग का क्वेश्चन है ये 2 बार आ गया है एक ही पेपर में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर है। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आएगा वो उपसर्ग आएगा और अंत में जो आता है वो प्रत्यय होता है। प्रत्यय अंत में और उपसर्ग पहले, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ऑप्शन ए आरंभ बोधक, ऑप्शन बी समाप्ति बोधक, ऑप्शन सी भाव बोधक, ऑप्शन डी अवकाश बोधक। ये जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ये पूछा है हमें। ये जो है ऐसा ही क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप ये तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमारे जो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है PYQ, इनमें से बार बार मिल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। इसमें जो है आरंभ बोधक ये भी संयुक्त क्रिया का भेद है, समाप्ति बोधक ये भी संयुक्त क्रिया का भेद है और अवकाश बोधक ये भी संयुक्त क्रिया का भेद है, लेकिन भाव बोधक कोई भेद नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर नहीं है। संयुक्त क्रिया जो है इसके 11 भेद हैं जिनकी हमने पहले भी चर्चा की थी। एक तो हो गया आरंभ बोधक, एक समाप्ति बोधक, एक अवकाश बोधक, ऐसे ही एक है अनुमति बोधक।
अनुमति बोधक। एक हो गया नित्यता बोधक, नित्यता बोधक। ऐसे ही एक हो गया निश्चय बोधक, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक हो गया। एक हो गया इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। ऐसे ही एक हो गया आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक। एक हो गया शक्ति बोधक, शक्ति बोधक। और एक हो गया अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। और एक हो गया पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। इस प्रकार संयुक्त क्रिया जो है इसके 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक, अनुमति बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक, अभ्यास बोधक। तो ये कुछ 11 भेद थे, आप इनको नोट कर लेना, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, और उसके बाद में इस पेपर का भी पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने पूरे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज का इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी प्रत्यय। ये देखो एक ही पेपर में 3-3 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से, परिभाषा से ही नॉर्मली वे में पूछ रहे हैं। तो इसमें है शब्दों के अंत में लगने वाले को हम कहते हैं प्रत्यय। इसकी हमने ऊपर पहले भी चर्चा की है। और उपसर्ग जो है ये शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय अंत में लगते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। और आज ये सॉल्यूशन हमने पूरा कर लिया है पेपर का, और आगे अलग वीडियो में नए नए पेपर और सॉल्यूशन करेंगे हम। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।